So we are taking up today Shri Health Suraksha Insurance. Shri Health Suraksha Insurance. See, recently we have launched this product because there was a great demand of the marketing sections to introduce an indemnity-based health insurance product. Because so far all our earlier health insurance policies were benefit-based policies. So the benefit-based policies are supporting policies, basic policies, indemnity-based policy. So considering this demand, we have come out with Shri Health Suraksha Insurance, and now this is available to all of you. To understand this product better, I think everybody is comfortable in English, or you want me to speak in Hindi, English both? Is it okay with all? English is okay with all? Okay. So as far as indemnity product is concerned, पॉलिसी में वही मेडिकल ट्रीटमेंट ही रियम्बर्सेबल हैं, लेकिन इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट में जो रियम्बर्समेंट होता है वो एक्चुअल बेसिस पर होता है, एक्चुअल बिलिंग बेसिस पर होता है, वाइल बेनिफिट बेस्ड पॉलिसीज में रियम्बर्समेंट नहीं होता, बेनिफिट पे होता है। तो इंडेमनिटी दोनों में है, नो डाउट, लेकिन दोनों पॉलिसीज में डिफरेंस है। हम जिस पॉलिसी को लेकर के आए हैं उसके अगर मैं आपको स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अप टू 50 इयर्स कोई मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्स सेविंग है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जम्प्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बेटर मेडिकल केयर है, सपोर्ट इन मेडिकल इमरजेंसी है, और हेल्थ इंश्योरेंस के एज फार एज पॉसिबल एवरी बेनिफिट हैज बीन इंक्लूडेड। तो पॉलिसी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये समझ लें आप। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा, डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है, मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड है, आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है, कैटरैक्ट ट्रीटमेंट भी मिलेगा और एम्बुलेंस एक्सपेंसेस भी मिलेगी, यानी ये पॉलिसी के कवरेज में शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझनी होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस की जितनी भी पॉलिसियां होती हैं इंडिया में, दे डिफर कंपनी टू कंपनी फॉर द सिंपल रीजन हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट ए टैरिफ प्रोडक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी बनाई जाती है वो कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। कंपनियां अपने हिसाब से बेनिफिट्स इंक्लूड करती हैं, अपने हिसाब से प्रीमियम डिसाइड करती हैं, अपने हिसाब से कवरेज डिसाइड करती हैं, और नॉर्मली हर कंपनी के पॉलिसी में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। तो हमने हमारी पॉलिसी में ये सारे बेनिफिट्स इंक्लूड किए हैं और ये सारे के सारे बेनिफिट्स पॉलिसी में अवेलेबल हैं विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब क्या है देखिए हमारी ये पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हॉस्पिटलाइजेशन हमारा कवर्ड है। तो हॉस्पिटलाइजेशन के मायने क्या है कि मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन शैल बी इंडेमनिफाइड अप टू द सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस। अब ये दो चीजें हैं। सम इंश्योर्ड नॉर्मली हर पॉलिसी की मैक्सिमम पेमेंट लिमिट जो होती है वो सम इंश्योर्ड होती है। इस हेल्थ पॉलिसी में हम कह रहे हैं कि हम सम इंश्योर्ड भी देंगे प्लस क्यूमुलेटिव बोनस भी देंगे। इसके मायने है कि ये जो क्यूमुलेटिव बोनस है ये कैश में ना दे करके हम सम इंश्योर्ड देंगे। कवरेज में रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस अप टू 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपीज पर डे। ये रूम रेंट की एक लिमिट हो गई। आईसीयू चार्जेस, इंटेंसिव केयर यूनिट चार्जेस की और इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट चार्जेस की लिमिट 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर डे। ये दोनों लिमिटेड एक्सपेंडिचर हैं।
इसके अलावा फिर सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट फी एक्चुअल बेसिस पर होगी। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेज, मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, कॉस्ट व डायग्नोस्टिक इमेजिंग मॉडलिटीज एक्चुअल बेसिस पर होंगे। तो हॉस्पिटलाइजेशन के केस में सिर्फ दो चीज़ें लिमिटेड रहेंगी, रूम रेंट, नर्सिंग एक्सपेंसेस और आईसीयू एंड आईसीसीयू चार्जेस, जिनकी लिमिट हमने यहाँ डिफाइन कर दी है। सेकेंडली, कवरेज में हम क्या शामिल कर रहे हैं और क्या लिमिटेशन है वो भी बता देते हैं कि कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, आइस से रिलेटेड जो कैटरेक्ट ट्रीटमेंट है वो पेबल तो होगा, लेकिन 25% ऑफ सम इंश्योर्ड और ₹40,000 विच एवर इज लोअर पर आई अंडर वन पॉलिसी ईयर, ये इसके साथ लिमिटेशन रहेगी। और नॉर्मली ये सारी कंपनियों में लिमिटेशन रहती है। सम इंश्योर्ड थोड़ा सा वेरी कर सकता है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 40 है। तो ये सम इंश्योर्ड ऑफ 40,000 और 25% ऑफ सम इंश्योर्ड विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी होगा, फॉर वन आई इन वन पॉलिसी ईयर। एक आँख का अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है 1 साल में, तो उसके लिए मैक्सिमम 40,000 रुपये तक पे किया दिया जाएगा। डेंटल ट्रीटमेंट ड्यू टू इंजरी अप टू पॉलिसी सम इंश्योर्ड, इट मीन्स नो लिमिटेशन। प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट ड्यू टू इंजरी अप टू पॉलिसी सम इंश्योर्ड। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट अप टू पॉलिसी सम इंश्योर्ड। रोड एम्बुलेंस, दिस इज एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर अवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि रोड एम्बुलेंस की फैसिलिटी हम देंगे जो कि 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। अगर खर्चा 1,500 हुआ तो 1,500 मिलेगा, मैक्सिमम 2,500 हुआ तो 2,000 मिलेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू 50% पर पॉलिसी सम इंश्योर्ड। अब ये मॉडर्न ट्रीटमेंट आपके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी हो सकती है, बट आई विल डिफाइन इट टू यू, क्योंकि मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या हमने शामिल किया है, दैट आई विल डिफाइन। Now that means hospitalization minimum 24 consecutive hours as inpatient but not applicable for day care treatment। ये आपको थोड़ा समझना होगा कि 24 घंटे का मिनिमम अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो ही ये मेडिकल एक्सपेंसेस रिएम्बर्स होंगे। 24 घंटे से ज़्यादा हो, कितने भी 2 दिन 4 दिन, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स। लेकिन जहाँ डे केयर ट्रीटमेंट है, जैसे कैटरेक्ट ट्रीटमेंट है या डेंटल ट्रीटमेंट है, इनके लिए ये 24 घंटे की लिमिट लागू नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसी सिकनेसेस हैं जिनके लिए 1 घंटा 2 घंटा सफिशिएंट होते हैं। तो नॉर्मली उसके बाद हॉस्पिटल्स पेशेंट को एडमिट नहीं करते, तो उसके लिए ये 24 आवर वाला क्लॉज लागू नहीं होगा। अब आता है आयुष ट्रीटमेंट। अब ये आयुष ट्रीटमेंट सुनने में केवल एक वर्ड लगता है, लेकिन आयुष के मायने थोड़े डिफरेंट हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन अंडर आयुष हॉस्पिटल शैल बी इंडेमनिफाइड अप टू सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस। ये तो पेमेंट की लिमिट हो गई कि हम सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस तक पे करेंगे, लेकिन ये आयुष ट्रीटमेंट है क्या, इसको समझना जरूरी है। जब हम आयुष की बात करते हैं तो इसमें AYUSH, दे आर ऑल सेपरेट एब्रीविएशंस। सेपरेट एब्रीविएशंस कैसे हैं? A स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, दैट इज अ डिफरेंट पैथोलॉजी और डिफरेंट पैथी ऑफ ट्रीटमेंट यू कैन से। Y इज योगा एंड नेचुरोपैथी, U is यूनानी, S is सिद्धा एंड H is होम्योपैथी। ये सभी ट्रीटमेंट की पैथीज हैं या मेथड्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर प्रचलित हैं। या ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन पॉलिसी जिसने ये ले रखी है, इनमें से किसी भी पैथी से अपना ट्रीटमेंट कराता है तो भी हमारी पॉलिसी जो उसका अदरवाइज एलोपैथी में ट्रीटमेंट का सिस्टम था वही, उसी के बेसिस पर इसमें भी मेडिकल एक्सपेंसेस रिएम्बर्स करेगी। पहले क्या होता था कि इनमें से कुछ कवर नहीं होती थी, जैसे होम्योपैथी कवर नहीं होता था, या आयुर्वेद कवर नहीं होता था, या यूनानी कवर नहीं होता था।
अब इसको विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट सभी को रिकग्नाइज कर दिया गया है और सभी को अलाउ कर दिया गया है। तो इनमें से किसी भी पैथी से ट्रीटमेंट लिया गया हो, चाहे आयुर्वेदा हो या योगा हो या यूनानी हो या सिद्धा हो या होम्योपैथी हो, ऑल आर कवर्ड। एंड हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 24 consecutive hours एज इन पेशेंट, इनमें भी यही क्लॉज लागू होगा। इट्स नॉट डिफरेंट। ना प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, क्योंकि हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस भी पे कर रहे हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स एनी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रायर टू एडमिशन इन हॉस्पिटल इज नोन एज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। क्या मतलब है इसका? अगर मैं बीमार हूं, आज मैंने 5 दिन दवाई ली लेकिन मेरी पोजीशन कंट्रोल में नहीं आई, डॉक्टर ने कहा आपको एडमिट होना पड़ेगा। 4 दिन उन्होंने एडमिट कर दिया, फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया। तो इन 5 दिनों में जो कि एडमिशन से पहले के हैं, मेरा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, जो भी मेरी कॉस्ट आई, दैट इज ऑल्सो पेएबल, दैट इज कॉल्ड एज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके लिए जो डेज की लिमिट है वो है 30 डेज। यानी मैं अगर 35 दिन तक पहले अपना ही लेवल पर ट्रीटमेंट कराता रहा, किसी डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लिखा लिया, दवाई लेता रहा, लेकिन 30-40 दिन तक कवर ही नहीं हुआ मामला, सब 35-40 दिन तक चलता रहा, फिर डॉक्टर ने कहा कि ये आपकी बीमारी कवर नहीं हो रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना होगा, उस केस में भी मेरे 30 दिन तक के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या चीज़ कवर होगी ये भी समझ लें, इंक्लूडिंग लैब टेस्ट, एक्सरेज, सीटी स्कैन, ईसीजी, एमआरआई, डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड मेडिसिन। क्योंकि प्री हॉस्पिटलाइजेशन का दौर वो होता है जिसमें कि डॉक्टर टेस्ट वगैरह भी करा लेते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भी लिख देते हैं, मेडिसिन भी लिख देते हैं, और कोशिश उनकी ये होती है कि इसी में कंट्रोल हो जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट इन एनी केस अगर कहीं कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो रहा है या कोई मेडिसिन के काम नहीं कर रही है या बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, इन दैट केस हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में प्री हॉस्पिटलाइजेशन पर चाहे वो लैब के खर्चे हों या टेस्ट के खर्चे हों या एक्सरे किया हो या सीटी स्कैन किया हो या ईसीजी, एमआरआई, डॉक्टर कंसल्टेशन या मेडिसिन पे खर्चे हुए हों, दे आर ऑल कवर्ड एंड पेएबल अंडर द पॉलिसी। दिस इज प्री हॉस्पिटलाइजेशन। कमिंग टू पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है, हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है, उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है। माने 30 डेज के एक्सपेंसेस प्री हॉस्पिटलाइजेशन के कवर हो जाएंगे, एक्चुअल डेज हॉस्पिटलाइजेशन के कवर हो जाएंगे, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जितने दिन का ट्रीटमेंट चल रहा है या जो भी डॉक्टर्स और टेस्ट प्रेस्क्राइब किए गए, डॉक्टर्स ने मेडिसिन या टेस्ट प्रेस्क्राइब किए हैं, वो सब कवर हो जाएंगे। मीन्स एनी मेडिकल एक्सपेंसेस आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल इज नोन एज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। लेकिन ये कितने दिन के होंगे? इस केस में लिमिट होगी 60 डेज। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज का है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का है। बीच का जो हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड है वो एक्चुअल है। ये 30 से भी ज़्यादा हो सकता है, 60 से भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एज पर दी नेचर ऑफ सिकनेस और डिजीज और दी प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। अब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या चीज़ कवर होगी? कंसल्टेशन फी, डायग्नोस्टिक चार्जेस, मेडिसिन एंड ड्रग्स एंड फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा। ये पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के पार्ट हो जाएंगे, यानी ये भी रियम्बर्सेबल हैं। ना क्यूमुलेटिव बोनस। बोनस शब्द या तो आपने मोटर इंश्योरेंस में सुना है या आप हेल्थ इंश्योरेंस में सुन रहे हैं। मोटर इंश्योरेंस में नो किलो बोनस होता है, जिसको कि आप प्रीमियम में से या जो कहें कि ओडी प्रीमियम में से डिस्काउंट दे करके कम कर देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में इसको 2 तरीके से दिया जाता है।
और प्रायोरिटी एरिया ये होता है कि बजाय इसको प्रीमियम में डिस्काउंट देने के जो प्रेस्क्राइब परसेंटेज है उससे सम इंश्योर को बढ़ा दिया जाए ऑन एवरी क्लेम फ्री ईयर। वहाँ भी मोटर में भी क्लेम फ्री ईयर पर ही दिया जाता है, यहाँ भी क्लेम फ्री ईयर पर ही दिया जाता है, लेकिन बजाय कैश डिस्काउंट देने के सम इंश्योर को बढ़ा दिया जाए। यह भी इंश्योर के इंटरेस्ट में, क्योंकि उसको इन एडिशन टू दी सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा लिमिट जो भी उसने अर्न किया है पर ईयर वो भी मिल जाता है। तो दिस इज अ रिवार्ड ऑफर्ड ऑन रिन्यूअल बाय इंश्योरर टू पॉलिसी होल्डर हु डू नॉट मेक एनी क्लेम्स ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर। जिसने साल में एक भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर क्लेम नहीं लिया है उसी को ये 5% पर ईयर के हिसाब से बोनस अर्न होता जाएगा और उसके सम इंश्योर में ऐड होता जाएगा, जिसके लिए उसे और कोई प्रीमियम नहीं देना है। प्रीमियम उसको बेसिक सम इंश्योर का ही देना है। तो इट इज एडेड टू सम इंश्योर विदाउट इंक्रीज इन एनी प्रीमियम। अब इसको सीबी इसलिए बोला जाता है क्यूमुलेटिव, क्योंकि हर साल एक्यूमुलेट होता जाता है। जितने साल तक पॉलिसी पर क्लेम नहीं होगा उतने साल तक आप हर साल बोनस अर्न कर रहे हैं, और वो बोनस आप जैसे जैसे अर्न करते जा रहे हैं वो क्यूमुलेट होता जा रहा है, और वो क्यूमुलेट होकर के आपके सम इंश्योर का पार्ट होता जा रहा है। जब भी कभी आपको क्लेम लेने की जरूरत पड़ेगी, इंडेमनिटी पॉलिसी जो है वो आपको इन एडिशन टू सम इंश्योर अर्नड क्लेम बोनस तक की लिमिट का बेनिफिट देगी। इट मीन्स क्यूमुलेटिव बोनस इंक्रीजेज बाई 5% इफ देयर इज नो क्लेम, डिक्रीज इन क्यूमुलेटिव बोनस बाई 5% इफ देयर इज ए क्लेम। अगर क्लेम आ गया तो 5% की डिक्रीज हो जाएगी। मोटर पॉलिसी की तरह जीरो नहीं हो जाएगा। मतलब मोटर पॉलिसी में आपने अगर 45 या 50% भी कमा रखा है और क्लेम आ गया तो वो जीरो हो जाता है। यहाँ वो जीरो नहीं होगा, यहाँ रिवर्स बैक स्टेप होगा 5% माइनस। वो भी तब जब आपने बोनस कमा रखा हो उसमें से। फर्स्ट पॉलिसी में अगर क्लेम आ गया तो उसमें 5% माइनस की गुंजाइश नहीं है। तो ये जहां आपने बोनस अर्न किया हुआ उसी में से 5% माइनस होगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्यूमुलेटिव बोनस इज 50%. Cumulative bonus shall be available only if the policy is renewed, premium paid within the grace period. तो ये ग्रेस पीरियड वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिसी की कंटिन्यूटी पर डिपेंड करेगा कि आपका क्यूमुलेटिव बोनस दिया जाए या नहीं दिया जाए। If the policy is continued या continuously renewed, if it is not continuously renewed, then it is renewed within the grace period. Then only the insured is earning the cumulative bonus. क्या है क्यूमुलेटिव बोनस, कैसा मिलेगा? एक एग्जांपल से आप समझेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। कि पॉलिसी है, बेसिक सम इंश्योर्ड है 5 लाख, पहले साल पर कोई क्लेम नहीं है, जीरो क्लेम है। अब आपका रिन्यूअल के लिए आया पॉलिसी 5 लाख का ही, तो आपका सम इंश्योर्ड 5% से बढ़ गया, जो कि 5,25,000 हो गया। सेकेंड ईयर भी आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपका 5% से फिर बढ़ गया, आपका 550 हो गया। थर्ड ईयर भी आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपका 575 हो गया। फोर्थ ईयर भी नहीं लिया, इसका मतलब आप 5% ईच ईयर के हिसाब से चौथे साल भी 5% कमा चुके हैं, तो आपका सम इंश्योर्ड 5 की जगह 6 लाख हो गया। दिस बोनस वी आर अर्निंग एवरी ईयर बिकॉज वी आर नॉट अवेलिंग एनी क्लेम ऑन योर हेल्थ पॉलिसी। अब 5वें साल में मान लिया आपने क्लेम लिया, तो मोटर पॉलिसी की तरह से तो ये जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिर्फ -5% कम होगा। आपका जो 1 लाख बोनस आपने अर्न किया वो सिर्फ 75,000 रह जाएगा। तो क्यूमुलेटिव बोनस शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द पॉलिसी इज रिन्यूड, प्रीमियम पेड विद इन द ग्रेस पीरियड। तो सिंपल एग्जांपल आपको ये शेयर करता है कि आपका बोनस जो आपने अर्न किया पर ईयर ऑन क्लेम फ्री पर ईयर, वो आपका टोटल जीरो नहीं होगा। केवल 5% से आप अर्न कर रहे हैं, 5% से ये आप रिवर्स करेंगे। सिंपल एग्जाम्पल। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखिए। इस पॉलिसी को कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है?
Policy can be taken by any person between the age of 18 years and above. Obviously कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किसी भी माइनर के बीच में नहीं होता. माइनर इज नॉट ऑथराइज्ड और नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट. तो 18 प्लस होना चाहिए पॉलिसी लेने वाला. रिस्क तो बच्चे की भी कवर हो सकती है, इंश्योर्ड कोई भी हो सकता है, बट द बायर ऑफ द पॉलिसी शुड बी मोर देन 18 ईयर्स. अब पॉलिसी में कौन कवर होगा? सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन that is natural or legally adopted between the age of 3 months to 25 years. If a child above 18 years is financially independent, he or she shall be ineligible for the coverage in the subsequent renewals. मतलब 18 से 25 साल तक के बच्चे की रिस्क इस पॉलिसी में फैमिली के साथ कवर हो जाएगी, बशर्ते की वो फाइनेंशियली अर्न नहीं कर रहा हो, डिपेंडेंट ना हो, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट ना हो. अगर उसका कोई जॉब है तो वो अपने नाम से इंडिपेंडेंट पॉलिसी ले लो, सिंपल. तो 3 महीने से 25 साल तक के बच्चे की रिस्क डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कवर हो जाएगी, बिकॉज ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स. साथ ही पेरेंट्स एंड लॉज की भी रिस्क कवर है. This means self, spouse, dependent children and parents-in-law. ये एक ही पॉलिसी में कवर हो सकते हैं. ये फैमिली पॉलिसी हम इशू करेंगे इनके लिए. तो इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है पॉलिसी इशू करने के. पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल बेसिस, यानी मेरे को अगर पॉलिसी लेनी है तो मैं अपने लिए सेपरेट पॉलिसी ले लूँ, तो मेरा सेपरेट सम इंश्योर्ड होगा, उस पर सेपरेट प्रीमियम लगेगा. लेकिन अगर मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स को भी मैं कवर कराना चाहता हूँ तो मुझे फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए. फैमिली फ्लोटर में सिंगल सम इंश्योर्ड रहेगा, लेकिन सारे मेंबर्स के लिए अप्लाई हो, और जो जो उसमें क्लेम आता जाएगा सम इंश्योर्ड माइनस होता जाएगा. अब वो फैमिली फ्लोटर में कवर कौन कौन होंगे ये मैंने बताया अभी आपको. सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स इन लॉज. और इंडिपेंडेंट पॉलिसी में कौन कवर होगा? जो भी ले रहा है, चाहे वाइफ ले रही है या आप ले रहे हैं या बच्चा ले रहा है. तो दोनों ऑप्शन है. अब यह पॉलिसी आप 3 डिफरेंट सम इंश्योर्ड्स में सेल कर सकते हैं. हमने जो इनिशियल 3 सम इंश्योर्ड लिमिट रखी है वो 3 ऑप्शन रखे हैं, 5 लाख, 7.5 लाख एंड 10 लाख. प्रपोजर की एंट्री एज रखी है 18 to 65 ईयर्स, यानी हम इनिशियली 66 ईयर्स के पर्सन को पॉलिसी नहीं देंगे. अगर हमने 65 या 64 वाले को दे दिया और फिर वो 67 और 68 तक कंटिन्यू करना चाहता है, हर साल रिन्यूअल कराना चाहता है, दैट इज पॉसिबल. बट इनिशियली 66 ईयर्स के पर्सन को हम पॉलिसी नहीं देंगे. मैक्सिमम एज लिमिट इज 65 और पॉलिसी पीरियड 1 साल का ही रहेगा. दिस पॉलिसी इज मेंट फॉर 1 ईयर ओनली. और इस पॉलिसी के कुछ खास चीज़ें हैं जो समझनी जरूरी हैं. अगर हम कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की रिस्क कवर है और हम उसमें हॉस्पिटलाइजेशन में पे करेंगे, तो हमारा हॉस्पिटल के मायने क्या है, किस हॉस्पिटल को हम अपनी पॉलिसी में कवर करेंगे, किसको हमारा टीपीए नेटवर्क में दे रहा है. तो हमारी उस पर्पज के लिए मिनिमम लिमिट ये है कि हैज़ एटलीस्ट 10 इम्पेशेंट बेड्स, जिसमें 10 पेशेंट भर्ती हो सकें, इन दोज टाउन्स और सिटीज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10 लाख. अगर सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 10 इनपेशेंट बेड सफिशिएंट है, और अगर ज़्यादा है तो 15 इनपेशेंट बेड चाहिए. जैसे जयपुर जैसा सिटी है तो किसी भी हॉस्पिटल में जिसमें 15 बेड्स नहीं होंगे तब तक हम उसको हॉस्पिटल वो नेटवर्क में शामिल नहीं करेंगे. और क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो हर हॉस्पिटल में होते ही. तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो बेड्स का है. 10 लाख से कम की पॉपुलेशन में 10 इनपेशेंट बेड्स आर सफिशिएंट. मोर देन 10 लाख की पॉपुलेशन वाले सिटी में 15 बेड्स आर मस्ट. आयुष हॉस्पिटल के लिए क्या क्राइटेरिया है? आयुष मैंने आपको बताया AYUSH ऑल आर स्टैंडिंग फॉर डिफरेंट पैथीज.
but all those pathies are covered. तो आयुष क्योंकि इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा इन पैथीज का ट्रीटमेंट प्रेफर नहीं करते हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी लिमिटेड हैं, तो उसके लिए मिनिमम लिमिटेशन हमने रखा है हैविंग एटलीस्ट 5 inpatient बेड्स। 5 inpatient बेड्स आर सफिशिएंट फॉर दैट, क्योंकि ये पैथी ऐसी हैं जिनमें ज़्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप होम्योपैथी का कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो बड़े रेयर केसेस में आपको एडमिट करना होता है, तो 5 inpatient बेड्स आर सफिशिएंट फॉर ऑल pathies covered under the Ayush system. Free look period. फ्री लुक पीरियड सारे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए एप्लीकेबल है। क्या मतलब होता है फ्री लुक पीरियड का? इट इज ट्रायल पीरियड फॉर इंश्योर्ड टू रिव्यू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड गेट द प्रीमियम बैक, less administration fee if not satisfied with policy subject to no claim. मैंने आपकी पॉलिसी ली, पॉलिसी लेके मैंने उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, मुझे लगा ये पॉलिसी मेरे काम की नहीं है, मैं आप पॉलिसी को कैंसिल करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक उस पर कोई क्लेम लिया नहीं, मुझे पॉलिसी ली हुए केवल 7 दिन हुए, मैं अपनी पॉलिसी आपको वापस कर सकता हूँ। आपकी कंपनी सिर्फ उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काटेगी, बाकी कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। ये सारी हेल्थ पॉलिसीज के लिए एप्लीकेबल है और हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फ्री लुक पीरियड कंसीडर करना होता है, और ये 30 डेज का है। IRDA की गाइडलाइंस है। इट मीन्स दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया। सेकेंडली, ग्रेस पीरियड होता तो ग्रेस पीरियड भी 30 डेज का है, लेकिन इसके मायने क्या है? स्पेसिफाइड पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीमियम ड्यू डेट during which premium payment can be made to renew a policy without loss of continuity benefits like pre-existing disease and initial waiting period. मेरी पॉलिसी आज एक्सपायर हो गई, ऑब्वियसली कल से मेरी पॉलिसी कंटिन्यू होनी चाहिए, रिन्यू होनी चाहिए, जिससे कंटिन्यू हो जाए, मेरे बेनिफिट्स कंटिन्यू रहे। लेकिन मुझे एक्सपायरी डेट भूल गया, मुझे 7, 8, 10 दिन तक खबर नहीं आया। किसी फ्रेंड से चर्चा हुई या आपने कभी कॉल किया तो मुझे याद आया कि पॉलिसी रिन्यू करानी है। अब 10 दिन तो उसमें निकल गए। मैंने उस पर हो सकता है कि 25%, 30%, 40% क्यूमुलेटिव बोनस कमा रखा है, कई सालों से रिन्यू करा रहा हूं। अब मान लिया मैंने 40% कमा रखा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मेरा बेनिफिट इतना चल रहा है और पॉलिसी में ब्रेक आ गया 10 दिन का, तो क्या करना चाहिए? तो अगर इस पॉलिसी को मैं विदिन 30 डेज, एक्सपायरी डेट से 30 डेज के अंदर रिन्यू करा लेता हूँ, तो मैंने जो कुछ भी अर्न किया है, जो कुछ भी मेरे क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए कोई टाइम पीरियड का क्लॉज है, तो वो क्लॉज का बेनिफिट भी मुझे मिलेगा। मतलब 30 दिन के अंदर अगर मैं पॉलिसी को रिन्यू करा लेता हूँ, तो मेरी पॉलिसी को कंटिन्यूसली रिन्यूड समझा जाएगा विदाउट एनी ब्रेक। दिस इज ग्रेस पीरियड। फिर आता है इनिशियल वेटिंग पीरियड। हेल्थ की पॉलिसी में नॉर्मली सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इनिशियल वेटिंग पीरियड की कंडीशन डालती हैं। इससे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पर कंट्रोल होता है और ये पर्पस डिफीट हो जाता है कि हम किसी मैनिपुलेशन के पर्पज से पॉलिसी ले रहे हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड का मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे लिमिट है 30 डेज, तो इन 30 डेज के अंदर कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ एनी इलनेस इज नॉट कवर्ड फॉर फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम पॉलिसी स्टार्ट डेट, हाउएवर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ये क्लॉज समझने वाला है। मैंने आज से पॉलिसी ली, मेरी पॉलिसी 20 दिन चल गई, 21वें दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया, सडनली उन्होंने कहा मेरे को हार्ट डिजीज है, कार्डियक ट्रीटमेंट लेना है।
मैंने पॉलिसी है मेरे पास, तो मैंने क्लेम फाइल किया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज था। लेकिन इसी केस में बाई चांस मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तीसरे दिन ही और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, तो मेरे पर ये 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड लागू नहीं होगा। अदरवाइज पॉलिसी स्टार्ट डेट से 30 डेज तक मैं कोई क्लेम नहीं ले सकता, लेकिन एक्सीडेंट के केस में ये इनिशियल वेटिंग पीरियड की कंडीशन खत्म हो जाती है। एक्सीडेंट इज समथिंग विच इज बिफोर अवर आईज proving that this is sudden, this is momentary, accident cannot pre-exist। अगर कोई पॉलिसी लेने से पहले का एक्सीडेंट है तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आ गया, लेकिन पॉलिसी पीरियड का कोई एक्सीडेंट है तो वहां ये इनिशियल वेटिंग पीरियड नहीं लागू होगा। देन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पीरियड। अब ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एक ऐसा क्लॉज है हेल्थ इंश्योरेंस में जो सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से की पॉलिसियों में से एक्सक्लूडेड रहता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के मायने होते हैं कि जो बीमारी पहले से है, इंश्योरेंस का पर्पज होता है किसी ऐसी रिस्क को कवर करना जो कि अनसर्टेन है, पॉलिसी पीरियड में कभी भी हो सकता है, सडन है, एक्सीडेंटल है। लेकिन जो चीज़ पहले से है, दिख रही है, प्री एग्जिस्टेड है, उसको कौन इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी? उससे तो जाहिर हो रहा है ना कि जिस व्यक्ति को पहले से ही डिजीज है वो तो पॉलिसी लेते ही क्लेम फाइल करेगा। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ ए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एंड इट्स डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन शैल बी कवर्ड आफ्टर 36 मंथ्स। अब ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, कोई इसको 24 महीने के लिए एक्सक्लूड कर सकती है, कोई 36 महीने के लिए कर सकती है, किसी ने 4 साल के लिए किया हुआ है। तो हमने 36 मंथ के लिए एक्सक्लूड कर दिया। मीन्स फॉर फर्स्ट 3 years वी विल नॉट कवर एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज फॉर फर्स्ट 3 years। इन केस ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड इट अप्लाई अफ्रेश ऑन एनहांस सम इंश्योर्ड ओनली। क्या मतलब? इन केस ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड इट अप्लाइज ओनली अफ्रेश ऑन एनहांस सम इंश्योर्ड ओनली। अगर कोई सम इंश्योर्ड बढ़वाया गया है तो वो सम इंश्योर्ड के लिए लागू होगा। फ्रेश, इट अप्लाई फ्रेश ऑन एनहांस सम इंश्योर्ड ओनली, अदरवाइज नॉट। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में से, हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में से एक्सक्लूडेड रहते हैं, लेकिन उनका प्री डिफाइंड पीरियड होता है फॉर 24 मंथ, फॉर 36 मंथ, फॉर 48 मंथ। ये टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है। देन को पेमेंट। अब को पेमेंट आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, क्योंकि को पेमेंट के मायने हैं कॉस्ट शेयरिंग रिक्वायरमेंट अंडर ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन विच इंश्योर्ड विल बियर ए स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ क्लेम अमाउंट। मैंने अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आपकी पॉलिसी ये कहती है कि आप 5% को पेमेंट करेंगे, मीन्स अगर मेरा 1 लाख का क्लेम है तो उसमें से 5% मेरे को पे करना है, बाकी सारा आप पे करेंगे। तो ये जो परसेंटेज है ये प्री डिफाइंड है। अंडर हेल्थ सुरक्षा ईच एंड एवरी क्लेम अंडर द पॉलिसी शैल बी सब्जेक्ट टू ए को पेमेंट ऑफ 5%। तो ये कॉस्ट शेयरिंग हो गया। 5% इंश्योर को बियर करना है। अब या तो वो क्लेम के अमाउंट पे पे करे या वो काट के पे हो जाएगा, उतना अमाउंट काट दिया जाएगा। तो को पेमेंट डज नॉट रिड्यूस दी सम इंश्योर्ड। को पेमेंट के माने ये नहीं कि सम इंश्योर्ड कम हो गया। पॉलिसी अगर 5 लाख की है या 10 लाख की है तो सम इंश्योर्ड वही रहेगा। को पेमेंट के ये माने ये भी नहीं कि क्लेम अमाउंट कम हो गया, लेकिन क्लेम अमाउंट में से ये एक कंपल्सरी एक्सेस की तरह है, ये इतना % कॉस्ट इंश्योर्ड को बियर करनी पड़ेगी। देन लिस्ट ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट। अब इसमें आपने देखा शुरू में एक टर्मिनोलॉजी आई थी मॉडर्न ट्रीटमेंट। ये मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है इनको समझना जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न ट्रीटमेंट और सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड लेस देन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब ये मॉडर्न ट्रीटमेंट में कुछ एक सिकनेसेस हैं 12 तरह की, इनको हमने मॉडर्न ट्रीटमेंट में शामिल किया है। यस, ये सारी सिकनेस नहीं है, इनको आप कुछ को सर्जिकल प्रोसीजर भी कह सकते हैं। तो ये
12 तरीके के केसेस में भी पॉलिसी में कवर रहेगा। और नॉर्मली ये होते रहते हैं आजकल, क्योंकि यूरिनरी या आर्टरी एम्बोलाइजेशन, बैलून सिनोप्लास्टी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ओरल केमियोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरीज, बोटोनिकल थर्मोप्लास्टी, ये आजकल कॉमन चीज़ें हो गई हैं एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। IONM, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट में आती है। अगर ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, डॉक्टर ने सर्टिफाई किया हुआ है, तो ये भी पेएबल है। देन वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड 24 मंथ इज एप्लीकेबल ऑन बिलो एलिमेंट्स। ये 20 तरीके की बीमारियां हैं जो हमारी पॉलिसी में कवर तो हैं, लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स के लिए कवर नहीं होगी। यानी इनका हम रिएम्बर्समेंट 2 साल के बाद ही देंगे। अगर पॉलिसी 2 साल चल चुकी है, तीसरे साल में अगर इनमें से किसी का भी क्लेम आता है तो वो मिलेगा। और ये डिफाइंड है। नॉर्मली इसमें से जैसे हर्निया है या हाइड्रोसेल है या बिनाइन ENT डिसऑर्डर है, यह 2 साल का वेटिंग पीरियड मांगती हैं। कैटरेक्ट का ऑपरेशन जो होगा, कैटरेक्ट एंड एज रिलेटेड आई एलिमेंट्स, वो भी इसी में आएगा। गैस्ट्रिक अल्सर होगा, वो भी इसी में आएगा। तो इनके लिए इनिशियली 2 साल का वेटिंग पीरियड है। 2 साल तक नहीं मिलेगा, तीसरे साल से कवर हो जाएंगे। देन जनरल एक्सक्लूजन्स। पॉलिसी कुछ सर्कमस्टांसेस में क्लेम पे नहीं करेगी। हर पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स होते हैं, हर इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स होते हैं। तो ये जो एक्सक्लूजन्स हैं, इनकी वजह से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो कई बार क्लेम अमाउंट पर आता है कि क्लेम अमाउंट कम भी हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें पेबल नहीं, जैसे इन्वेस्टिगेशन एंड एवोल्यूशन, रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड रेस्पाइट केयर, ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल। तो कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएंगी जो कि स्पेसिफाइड है पॉलिसी में। अब क्लेम प्रोसेस देखिए, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि पॉलिसी आपको कैशलेस का फीचर देता है, और हर इंश्योर को आज की डेट में कैशलेस चाहिए। आपको इंश्योर को बताना भी पड़ेगा कि वी आर प्रोवाइडिंग दी कैशलेस फैसिलिटी, तभी पॉलिसी ज़्यादा सेल होगी। तो कैशलेस के मायने क्या है? कैशलेस के लिए एक TPA चाहिए। TP का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, ये ना तो इंश्योरेंस कंपनी है ना इंश्योर्ड है, एक बीच में थर्ड इंटरमीडिएट आ गया। वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ही हैंडल करेगा क्लेम को ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी। He can initiate cashless in 24 hours from the date of emergency or hospitalization. Cashless request to be sent 48 hours before admission in case of planned hospitalization. अब कैशलेस पर इतनी सख्ती होती जा रही है IRDA की गाइडलाइंस के हिसाब से कि विदिन 3 आवर्स कैशलेस हो जाना चाहिए। तो कैशलेस के सारी कंपनियों ने अपने अच्छे अरेंजमेंट किए हैं, और ये फैसिलिटी इमीडिएटली देनी भी होती है, क्योंकि किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो सकती है पेशेंट के साथ। रिएम्बर्समेंट एक तो कैशलेस क्लेम होता है, जिसमें कि कैशलेस के मतलब ये है कि इंश्योर्ड को पे नहीं करना पड़ेगा, कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पे कर देगी। जो भी पॉलिसी डिडक्टेबल्स हैं वो इंश्योर्ड को बियर करना होगा, या जो भी को पेमेंट का अमाउंट है वो इंश्योर्ड को बियर करना होगा। दूसरा क्लेम होता है रिएम्बर्समेंट बेसिस, जहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, या इंश्योर्ड अवेल नहीं की है, या TPA फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, वहाँ पर रिएम्बर्समेंट क्लेम होगा। उसके लिए क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे TPA को आफ्टर डिस्चार्ज विद इन 30 डेज। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे विद इन 50 डेज फ्रॉम द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट। TPA को इंटीमेट करना होगा विद इन 24 आवर्स, और इंटीमेट टू TPA विद इन 48 आवर्स इन केस ऑफ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन। तो दोनों सिस्टम अवेलेबल हैं, कैशलेस भी है और रिएम्बर्समेंट भी है। जहाँ जैसी जरूरत है दोनों तरीके से क्लेम सेटल होगा। कैशलेस इज ए सिंपल और इजी सिस्टम।
क्योंकि वहाँ इंश्योर को पहले नेटवर्क हॉस्पिटल सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप पॉलिसी देते हैं, इंश्योर को टीपीए की वेबसाइट का एड्रेस मिल जाता है, वो वेबसाइट पे जाके सारा सर्च कर सकता है, ये भी देख सकता है कि उनका नेटवर्क हॉस्पिटल क्या है। इसके अलावा कंपनी से भी नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट प्रोवाइड की जा सकती है। नॉर्मली लोग खासकर वेबसाइट देख लेते हैं, पता लग जाता है कि उनके नियर बाई एरिया में जहाँ वो रहते हैं, जिस सिटी में वो रहते हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल नेटवर्क में है, वहीं वो ट्रीटमेंट लेना प्रेफर करेंगे। क्योंकि इमरजेंसी में कोई बहुत दूर जाने की पोजीशन में होता भी नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नियरेस्ट हॉस्पिटल चेक किया जाता है। दूसरे वेबसाइट पर ये भी देखा जा सकता है कि मेंबर आईडी क्या है, पॉलिसी नंबर, कार्ड क्या है। ये भी हमेशा हैंडी होने चाहिए, रेडी होने चाहिए, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, हॉस्पिटल जैसे ही आप कहीं जाते हैं किसी भी केस में, सिकनेस में, तो प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मांगता है कैशलेस क्लेम के लिए, वो देनी होती है। इंश्योर मेंबर फाइल्स प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, और फिर हॉस्पिटल सेंड प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ड्यूली साइन बाई ट्रीटिंग डॉक्टर टू टीपीए। टीपीए को जैसे ही मिलता है, टीपीए को इवेल्युएट करके, पॉलिसी को वेरीफाई करके, सब इंश्योर वगैरह चेक करके हॉस्पिटल को ये परमिशन दे देता है कि ओके, गो फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट। तो कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। अब जो कैशलेस में क्लेम प्रोसेस है, उसमें टीपीए फिर उसको ऑथराइज कर देगा जैसे हॉस्पिटल को, तो कार्ड होल्डर अवेल्स कैशलेस ट्रीटमेंट्स, साइंस द डॉक्यूमेंट, गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर पेइंग को पे नॉन पेबल। मतलब इंश्योर को सिर्फ वही पे करना पड़ेगा जो कि उसमें क्लेम में नॉन पेबल है, वो टीपीए बता देगा। और कोपे का जो शेयर वो भी बता देगा। वो इसलिए बताएगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी कितना पे कर रही है, वो टीपीए ने अमाउंट देख लिया, या टीपीए ही उसको प्रोसेस कर रहा है, तो उसने कितना उसमें से काटा है, किसके साइड में काटा है, ये दोनों चीज़ें पता लग गई। और अगर किसी कारण से कैशलेस फैसिलिटी नहीं है तो फिर रिएम्बर्समेंट बेसिस पर क्लेम फाइल करते हो जाएगा। अब रिएम्बर्समेंट बेसिस पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्लेम फॉर्म भी चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ पेशेंट भी चाहिए, एनईएफटी की डिटेल, केवाईसी की डिटेल, डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन, ओरिजिनल बिल्स, ओरिजिनल पेमेंट रिसीट्स ऑफ मेडिसिन, ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन फिर चाहिएगा, क्योंकि कंप्लीट फाइल बना करके टीपीए को सबमिट की जाएगी, वो प्रोसेस होगी और तब क्लेम रिएम्बर्स किया जाएगा। इसी में मेडिकल्स बिल्स जरूरी हो गए, क्योंकि ये मेडिकल्स बिल्स और ओरिजिनल प्रीमियम रिसीट्स और ये ओरिजिनल एक्सपेंसेस रिसीट्स की ज़रूरत बेनिफिट बेस्ड पॉलिसीज में नहीं पड़ती। वहाँ क्या है, बेनिफिट की एक लिमिट है, वो बेनिफिट लिमिट आपको विदाउट एनी डिडक्शन पे कर दी जाती है इफ द क्लेम इज पेबल। लेकिन इंडेमनिटी बेस्ड क्लेम में क्लेम पेबल है, उसके बावजूद उसमें कई चीज़ें कट जाती हैं, कोपे भी कटेगा, जो चीज़ें पेबल नहीं है पॉलिसी में वो भी कटेंगी, जैसे टॉनिक्स हैं या सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लाने के हैं, कुछ सिरिंज वगैरह लाए हैं, तो इस तरीके की चीज़ें रिएम्बर्सेबल नहीं होती, वो अमाउंट कट जाएगा। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट का केस हो तो मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी देनी होगी, तो ये डॉक्यूमेंटेशन इसमें थोड़ा बढ़ जाता है। अब आते हैं प्रीमियम पार्ट पर। तो पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो सम इंश्योर्ड की हमने 3 कैटेगरी रखी हैं, 5 लाख, 7.5 लाख एंड 10 लाख। और हेल्थ का प्रीमियम हमेशा एज बैंड के हिसाब से डिसाइड होता है। एज बैंड का मतलब जो पॉलिसी ले रहे हैं उनकी एज देखी जाएगी। पॉलिसी में रिस्क माइनर की भी कवर हो सकती है जो 18 साल से कम के हैं। बाकी जैसे 19 से 25, 26 से 30, 31 से 35 ये एज बैंड हो गया। सम इंश्योर्ड हो गया, ये प्रीमियम विदाउट जीएसटी है पॉलिसी का, लेकिन इंडिविजुअल के लिए है, और विदाउट वैल्यू पैक है। अब ये विदाउट वैल्यू पैक के मायने क्या है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
लेकिन इसको देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे किसी 50 साल के आदमी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो 50 लाख का 10 लाख का प्रीमियम एज इट इज 13723 प्लस GST हो जाएगा। और अगर इसी को विद GST देखना है तो ये GST देखा जा सकता है, विद GST देखा जा सकता है। ये दोनों चार्ट अवेलेबल है, विदाउट GST भी है, विद GST भी है, लेकिन विदाउट वैल्यू पैक है, यानी इसमें वैल्यू पैक शामिल नहीं है। अब वैल्यू पैक क्या है ये भी समझ लीजिए। ये वैल्यू पैक अगर हम लेते हैं पॉलिसी तो उसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे विद वैल्यू। अब जैसे 50 साल का ही पॉलिसी है, 10 लाख का ही सम इंश्योर्ड है, 50 की एज है, तो यहाँ प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये विदाउट GST है, विद GST देखेंगे तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा ये 18,622। लेकिन ये क्यों बढ़ा, क्या रीजन है इसका, ये समझ लीजिए कि विद वैल्यू पैक क्या है, वैल्यू पैक के मायने क्या है। वैल्यू पैक एक ऑप्शनल लोडिंग है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप और पॉलिसी में एड ऑन लेते हैं, इस तरीके से आपने ये एड ऑन ले लिया, इसका 15% प्रीमियम बढ़ जाता है। तो क्यों लिया, क्या खबर हो गया इससे, क्या रिस्क ऐड हो गई इसमें, कि जो चीज़ें आपकी लिमिटेड थी उनकी लिमिट खत्म हो गई। जैसे रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेज आपको 2% ऑफ द पॉलिसी मिल रहा था, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5,000। अगर आप वैल्यू पैक पॉलिसी लेते हैं जिसमें 15% प्रीमियम आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपके 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर डे का कवरेज मिल जाएगा। यहाँ 5,000 का मिल रहा था, वहाँ 10,000 तक का मिल जाएगा। दूसरा ICCU या ICU के जो लिमिट आ रही थी 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड और 10,000 पर डे, उसमें 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड तो रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 20,000 तक हो जाएगा। तो लिमिट बढ़ गई वैल्यू पैक में। तीसरे जो 5% को पेमेंट आप बियर कर लेते हैं, जिसका अमाउंट क्लेम अमाउंट में से कट रहा था, अब आपको वो बियर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके लिए एक्स्ट्रा 15% प्रीमियम पे कर दिया वैल्यू पैक लेकर के, तो वो बच गया। और प्री एंड पोस्ट लिमिट ऑफ 30 एंड 60 डेज बढ़ करके 60 एंड 90 डेज हो गई। बाई चांस आपने 40 दिन तक ट्रीटमेंट लिया, फिर आपको हॉस्पिटलाइज किया, तो 10 दिन का नॉर्मल पॉलिसी में तो नहीं मिलता, 30 दिन का ही मिलता, क्योंकि उसमें 30 और 60 डेज की लिमिट है। यहाँ अब आपको 60 और 90 डेज की हो गई। तो ये वैल्यू पैक का फायदा हुआ, चारों बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल गए। चारों बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल गए मतलब पहले 2 बेनिफिट्स में लिमिट बढ़ गई, 5 की जगह 10,000 रुपये मैक्सिमम पर डे हो गया, 10 की जगह 20,000 पर मैक्सिमम पर डे हो गया। को पेमेंट 5% की जो कॉस्ट आ रही थी वो अब आपको बियर नहीं करनी पड़ेगी। और प्री एंड पोस्ट लिमिट में नंबर ऑफ डेज बढ़कर 60 एंड 90 हो गए, 30 और 60 की जगह। अब इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम का कैसे देखेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल को तो 100% प्रीमियम तो देना अपनी एज के हिसाब से, एजमेंट के हिसाब से। फैमिली फ्लोटर में खुद का तो 100% लगेगा, लेकिन बाकी डिपेंडेंट्स का 45% ऑफ द इंडिविजुअल पे लगेगा। उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। जैसे मैंने एक 10 लाख की पॉलिसी ली, अब मेरी खुद की एज 45 ईयर्स है, तो मेरा 10 लाख का प्रीमियम 9676 बना। ये मेरे को 100% देना ही देना। लेकिन मेरी वाइफ का, जिसकी एज 40 ईयर्स है, उसका प्रीमियम 9224 बना, जिसका मुझे सिर्फ 45% देना है। मेरे बेटे का, जिसकी एज 24 ईयर्स है, उसका मेरे को सिर्फ 45% देना है, यानी 7415 का 3337। मेरी डॉटर का, जिसकी एज 18 ईयर्स है, 6874 बना, तो उसका मुझे 3093 देना है। इसका मतलब कि अगर मैं चारों के लिए अलग अलग से पॉलिसी लेता तो मेरा प्रीमियम आता 33189, लेकिन मैंने चारों को फैमिली फ्लोटर में ले लिया तो मेरा प्रीमियम आया सिर्फ 20,257। और अगर इसमें मैं वैल्यू पैक भी ले लेता हूँ तो मेरा 15% प्रीमियम बढ़ जाता है।
तो इसका मतलब फैमिली फ्लोटर फैमिली के लिए ठीक है। लिमिट मेरी 10 लाख की रहेगी। 10 लाख के अंदर अंदर चाहे हम चारों में से कोई भी क्लेम अवेल करे या एक क्लेम अवेल करे, 10 लाख मैक्सिमम पेबल होगा। इसी को 5 लाख के एग्जाम्पल से समझ लीजिए, सेम वही पैटर्न रहेगा। एज 49, इंडिविजुअल प्रीमियम 10,524, 100% लगना ही लगना। वाइफ की एज 45, 45% प्रीमियम लगेगा। सन की एज 21, 45% लग गया। डॉटर की एज 15, 45% लग गया। वैल्यू बैक जोड़ दिया, वैल्यू बैक जोड़ने से 15% प्रीमियम बढ़ गया। दैट्स ऑल। अब इसमें कंपनी ने कुछ प्रीमियम डिस्काउंट का प्रोविजन भी रखा है। डायरेक्ट डिस्काउंट है 20%, फैमिली डिस्काउंट है 10% अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर हो, have 2 and more family members। ऑनलाइन डिस्काउंट 5%। श्याम ग्रुप के किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप दे रहे हैं किसी भी कंपनी के, श्रीराम ग्रुप की, तो 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। क्लेम फ्री रिन्यूअल डिस्काउंट 2% फॉर फर्स्ट 5 क्लेम फ्री ईयर्स। यहाँ आपको वो ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्यूमुलेटिव बोनस अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं बाई चांस, जो कि सम इंश्योर्ड बढ़ाने के लिए होता है, तो आप 2% प्रीमियम डिस्काउंट ले सकते हैं। इट्स नॉट एप्लीकेबल इफ सीबी इज ऑप्टेड। अगर सीबी आपने ऑप्ट कर लिया है तो फिर ये नहीं मिलेगा, और नहीं किया तो ये मिल जाएगा 1% फॉर नेक्स्ट 5 क्लेम फ्री ईयर्स। तो पहले 5 साल के लिए 2%, उस साल के लिए 1%, अगर कैश डिस्काउंट प्रेफर करते हैं तो। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं। ये टीपीए का डिटेल है। टीपीए जो लिया गया है दैट इज फेमस वन, बहुत बड़ी फर्म है, मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए हैं, जिनके 13,000 प्लस हॉस्पिटल्स हैं। उनसे उनका टाई अप है, उनके लिए उनका हॉस्पिटल से टाई अप है। ई कार्ड फ्रॉम ऐप प्रोवाइड करेंगे, क्लेम इंटीमेशन फ्रॉम ऐप प्रोवाइड करेंगे, क्लेम ट्रैकिंग फ्रॉम ऐप भी प्रोवाइड करेंगे, कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, उसके लिए लिंक दिया हुआ है। MA1 बॉर्डरलेस बेनिफिट्स मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, इनका पूरा नाम है। इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि 14,000 प्रोवाइडेड पार्टनरशिप्स हैं, 6 मिलियन क्लेम्स रिसीव्ड एनुअली, 226 million total lives serviced so far, 81 ऑफिसेज पैन इंडिया इनके हैं ऑलरेडी टीपीए के, और 32 इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं, मतलब 32 इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। ये इन्होंने अपना स्कैन के लिए भी दिया हुआ है, प्लस और इनकी जो डिटेल है, कैसे आपको डाउनलोड करना है ई कार्ड, कैसे इंटीमेट करना है, ये सारी डिटेल इन्होंने इसमें प्रोवाइड की। दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? ओके। आप में से अपनी मेल चेक करके बताएं मुझे कि क्या आपकी मेल आईडी पर टेस्ट पेपर आया है। एनीवन कैन टेल मी? ओके, प्लीज गो अहेड।